कंपटीशन मैथ के टॉप क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हैं, जो कि आगामी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम और हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने प्रॉफिट लॉस से लिया है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15% छूट देता है, डिस्काउंट देता है। 19% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा मूल्य अंकित करना होगा। तो एक तरफ तो डिस्काउंट है, दूसरी तरफ हमें प्रॉफिट भी लेना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर यहाँ एक तरफ तो हमें डिस्काउंट दे दिया, दूसरी तरफ आपको कहे कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम, तो इनके लिए हमारा जो सीधा मेथड होता है कि हम इसमें मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनका रेशियो ज्ञात करेंगे। मार्क्ड प्राइस का मतलब कि उसने 15% छूट दे दी, ये तो हो गया डिस्काउंट। फिर 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा मूल्य अंकित करना होगा। क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित करना है, कितना, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 19% का लाभ, 19% का लाभ मतलब 100 की वस्तु 119 में बेचनी होगी। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास मार्क्ड प्राइस। और दूसरा जो होगा वो होगा सीपी। वो कहाँ से निकलेगा, 15% छूट। छूट का मतलब कमी, तो 100 पे 15% की कमी, यानी वस्तु हो जाएगी 85 की। अब इनका रेशियो बनाएंगे, दोनों को यदि हम 17 पर काटें, 17 7 और 17 5 85 होते हैं। यहाँ से जो प्रॉफिट है, या यूँ कहें सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, यहाँ 2 यूनिट ज़्यादा है। हमें क्या है, प्रतिशत में ये ज्ञात करना होगा। प्रतिशत किस पर बनेगा, बेस पर या क्रय मूल्य पर, वो है 5। तो 2/5 गुणा 100, 5 से कटेगा 20, तो 20 दूने 40%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। दो संख्याएं 5 7 के अनुपात में हैं और एलसीएम दे रखा है इनका 385। संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जो संख्याओं का जब अनुपात दिया होता है और एलसीएम दिया होता है, तब एक फॉर्मूला सीधा काम करता है। फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूला क्या होगा कि दोनों संख्याएं जो अनुपात में हैं 5 और 7, उनकी गुणा और उनके साथ गुणा करेंगे हम एचसीएफ की। वो हमारा क्या बना देंगे, एलसीएम बना देंगे। एलसीएम हो जाएगा 385। यहाँ से 5 7 35, 35 इसके बटे में आएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 385 बटे 35, 35 एकम 35, 35 एकम 35, एचसीएफ आ गया 11। अब हम दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। जो अनुपात है उसको हम बारी बारी से 11 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एचसीएफ 11 है। तो एक संख्या हो जाएगी 11 5 55, दूसरी हो जाएगी 11 7 77। अब ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है ये भी हम सीखें। आप कोई दो संख्याएं ले लीजिए, जैसे मैंने संख्याएं ले ली 6 और 9। इनका एचसीएफ मुझे पता है कितना है। बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को भाग करे वो होता है 3। और यदि एलसीएम भी पता करना चाहूँ तो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से भाग हो जाता है 18। तो ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। इनका यदि मैं अनुपात देखूँ तो संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में। तो संख्याओं की गुणा 2 3 6, एचसीएफ से गुणा 6 3 18, 18 ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस फॉर्मूले को आप अलग से राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसकी भी आपको कई जगह आवश्यकता पड़ेगी। एचसीएफ निकलने के बाद हम जो संख्याएं हैं वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब हम काटते हैं संख्याओं को, जैसे यहाँ 6 और 9 को काटा, तो एचसीएफ से ही काटा जाता है, ताकि हमें जो सबसे छोटा अनुपात है वो मिल सके। अगला प्रश्न क्षेत्रमिति का है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 21:20 है। आयत का परिमाप 184 सेंटीमीटर है। आयत का एक विकिरण ज्ञात करना है, विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आयत के अंदर चूंकि परिमाप दे रखा है, और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये दे रखा है 184। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 21:20। तो अनुपात को ही हम ले लेते हैं कि 21 और 20, यहाँ से 184, ये 2 और ये दोनों जुड़कर हो गए 41, गुणा में है 2। 41 दूने होते हैं 82, 82 से ये कटेगा तो आ जाएगा हमारे पास 2। ये 2 क्या आया है, 2 यूनिट आया है,
क्योंकि हमने अनुपात ही लिया था, पूरी लंबाइयाँ नहीं ली थी। तो पूरी लंबाइयाँ क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 21 दूना 42, ये तो हो गई लेंथ, और चौड़ाई हो जाएगी 20 दूने 40। तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ चुकी है। आयत के अंदर हम जानते हैं, जैसे ही हम कोई आयत बनाते हैं उसका जब हम विकिरण ज्ञात करते हैं तो 2 त्रिभुजों के अंदर डिवाइड हो जाता है, और चूंकि आयत के कोण सारे 90 डिग्री के होते हैं तो एक समकोण त्रिभुज की रचना होती है। तो इस विकिरण की यदि हम लंबाई ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास ये दोनों लंबाइयाँ यदि हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है 40 और ये है 42, ये भुजा हम पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम जानते हैं आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, इनको ऐड करना होता है दोनों का वर्ग करके। तो 40 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर ये तो हो जाएगा मुश्किल। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास ये दोनों लंबाइयाँ हैं 42 और 40, इसको हम 21 और 20 मान लेते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का होता है 441, 20 का होता है 400, दोनों का जोड़ हो जाएगा 841। अनरूट करते हैं कर्ण निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। अब 21 20 इसका ये डबल है 42 और 40, तो 39 का डबल हो जाएगा, यानी वास्तव में जो एक्चुअल विकिरण कितना आएगा वो 58 सेंटीमीटर आएगा। इसका यूज़ करके हम बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर हमारे पास संख्याएं होती कि 42 का 2 गुना 84 और 40 का 2 गुना 80, तो भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इन्हीं का प्रयोग करके आगे डबल या 4 गुना या 6 गुना 8 गुना कर सकते हैं। पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होती हैं उसके अंदर इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जैसे सबसे छोटी होती है 3 4 5, फिर इसका यदि हम डबल कर दें 6 8 10, ये भी तो एक ट्रिपलेट ही होती है। तो डबल करते जाएंगे तो कर्ण भी डबल होता जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि 9 अंकों की संख्या दे रखी है और ये 33 से भाग हो जाती है, एक्स वाई जेड का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो संख्या है हमारे पास 9 5 7 एक्स 5 वाई 6 जेड और 3। ये कह दिया कि ये 33 से पूरी भाग हो जाती है। तो 33 से तो भाग दे नहीं सकते सीधा, 33 से भाग हो जाती, इसका मतलब 3 से और 11 से भी भाग होगी, क्योंकि 33 के ये टुकड़े हैं दोनों। अब या तो हम 11 के लिए चेक करें, इस पर विभाजकता के नियम लगाएं। वो क्या होते हैं कि जो इधर से देखें, ये लास्ट अंक 3 है, फिर 1 छोड़ देंगे 6, फिर 1 छोड़ देंगे 5, फिर 7 और 9, इन सभी को जोड़ो तो 9 7 16, 5 21, 6 28 और 3 31, और बाकी बचे गए जो अंक जेड वाई एक्स और 5, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5। इन दोनों के बीच अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का टेबल हो, 11 22 33 44 इस तरह। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 31 है और ये 5 है। 5 के अंदर क्या जोड़ें कि ये जो कि टोटल जो 31 बन जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें 26 लिखना होगा। तो 26 और 5 31 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 0, संख्या पूरी की पूरी 11 से भाग हो जाएगी। तो संख्या चूंकि 33 से भाग हो रही है तो 11 से भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसलिए वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 26। अब आप कह सकते हैं कि हम और कुछ भी ले सकते हैं, यानी यहाँ पर 11 भी बना सकते हैं। 11 का अंतर वो कैसे बनेगा, ये 31 है तो इसे हमने बनाना होगा 42, यानी 42 बनाने का मतलब 5 तो यहाँ पहले है, तो यहाँ एक्स वाई जेड की जगह 37 यदि लिख दें तो 37 और 5 42, 42 में से 31 घटाएं 11 बचेगा, संख्या भाग हो जाएगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 37 लिखा जा सके? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 ही अंक लिखने हैं और 3 अंकों का जोड़ 37 हो नहीं सकता। अंक भी क्या होंगे 0 से लेकर 9 तक ही होंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है ये। तो 37 पॉसिबल नहीं है, फिर इससे बड़ा कोई भी पॉसिबल नहीं है।
तो मैक्सिमम मान अधिकतम क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हमने केवल 11 के लिए चेक करके ही इसको ज्ञात कर लिया है। आप यदि चाहो तो पहले 3 से भी इसको चेक कर सकते हैं, उसमें संख्याओं का जोड़ वो वाला फॉर्मूला लगाकर XYZ की जगह 26 निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आंकड़ों से लिया है कि 10 संख्याओं का माध्य यानी मीन 0 है। इन संख्याओं में 38 और -2 को शामिल कर लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। जो पहली 10 संख्याएं थी उनका एवरेज या मीन वो तो 0 था। इसका मतलब इन संख्याओं ने अपने आप को सभी को जब हम टोटल करते हैं 10 संख्याओं को, उसके बाद जब 10 से भाग देंगे तो 0 आएगा आंसर, यानी मीन 0 है। उसके बाद इसके अंदर 10 संख्याओं के अंदर 2 संख्याएं और ऐड हो गई, एक तो 38 और एक -2। अब नया औसत क्या होगा, नया माध्य क्या होगा। तो 38 और -2 यानी ये दोनों जब इस ग्रुप में ऐड होंगी तो अपने आप में 36 प्लस लेकर आएंगी, पॉजिटिविटी लेकर आएंगी, क्योंकि 38 में से 2 घटाएंगे 36, तो 36 मान बढ़ेगा। पहले मान कितना था, 0 था, अब कितना हो गया, 0 और 36 हो गया है। अब संख्याएं कितनी होगी, पहले 10 थी, अब 2 और आ गई, 12 हो गई, तो औसत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह 6th क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क से है कि A एक काम को 12 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने 3 दिन मिलकर कार्य किया है, काम का कितना हिस्सा, कितना अंश शेष बचा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम हमेशा दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि हमें टोटल काम पता चले। तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। अब हम ज्ञात करते हैं कि कार्य क्षमता, इफिशियंसी क्या है। तो 12 दिनों में ये पूरा कर सकता है, 60 कुल काम है, तो इसकी कार्य क्षमता है कि एक दिन में ये 5 काम कर सकता है। इसी तरह ये 15 चौके 60, 4 की कार्य क्षमता के साथ काम करेगा। अब दोनों ने मिलकर काम किया है तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी, यानी 9 कार्य क्षमता के साथ ये काम कर रहे हैं। काम किया कितने दिन है, 3 दिन किया है, तो 9 दिए 27 काम तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया। कितना काम बचा है, टोटल कितना है काम, 60, 33 काम बच गया है। हमें बताना कितना हिस्सा, तो 60 था टोटल, 33 हो गया, तो 33/60 हिस्सा बचा हुआ है। और आगे यदि इसको काटें, 3 पर काटें तो 11/20 हिस्सा कार्य का शेष है। अगला प्रश्न औसत का है कि 12 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो नया औसत बताएं। तो थोड़ा घुमा के पूछा इसने, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि आप पहले कैलकुलेशन करें, 12 और 25 की गुणा करें, सभी संख्याओं का आप जोड़ निकालें, फिर सभी के अंदर आप 6 ऐड करें, फिर दोबारा औसत निकालें। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि 12 संख्याओं का औसत था 25। अब इसने क्या किया, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा है। इस प्रत्येक का मतलब इन सभी 12 संख्याओं में 6 सभी के अंदर 6 की ही बढ़ोतरी की। जब सभी पर बराबर बढ़ोतरी की जाती है तो वह औसत ही होता है, यानी प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा है तो 6 की औसत की बढ़ोतरी हुई है सभी के, यानी पूरी औसत में हम क्या कर देंगे, सीधा 6 ऐड कर देंगे, तो नया औसत हो जाएगा 31। जब प्रत्येक में समान जोड़ा जाएगा तो हमेशा याद रखना है कि वह औसत ही होगा। तो पहले औसत 25 था, अब 6 बढ़ गया, 31 हो गया। 8वां क्वेश्चन ब्याज से है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में हो जाती है 13,200 और 3 वर्ष में हो जाती है 14,520। दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 वर्ष के अंदर कितना ब्याज जनरेट हुआ है, 20, 145 में से 132 घटाएं, 1320 रुपये 1 वर्ष के अंदर ब्याज बना है। अब इसमें यदि हम लंबे तरीके से जाएं तो हम पहले मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद दर ज्ञात करेंगे, थोड़ा लेंथी होगा, या आप एक काम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी हमें 1 वर्ष का ब्याज मिल जाए तो उसे हम जो हमें ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रखे हैं, यानी राशियां, एक तो 13,200 दे रखी है, एक 14,520 जो पहले दी होगी, उसी पर हम दर ज्ञात कर देंगे, यानी इसको नीचे लगाकर और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 132 एकम 132, 10% ये क्या आ जाएगी हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज की है वार्षिक दर आ जाएगी। अगला प्रश्न ज्योमेट्री में कि त्रिभुज ABC में कोण B और C के समद्विभाजक D पर मिलते हैं। कोण A 38 डिग्री है तो BDC का मान बताना है। तो पहले तो आकृति समझ लेनी चाहिए कि एक त्रिभुज है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ABC। हमने B को आधा कर देना है, समद्विभाजन का मतलब आधा, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए, और C को भी हमने आधा कर देना है। तो कोण C और B के समद्विभाजक है वो यहाँ बिंदु D पर मिलते हैं, एक चीज़ तो ये। और कोण A है ये है 38 डिग्री। कोण BDC ज्ञात करना है, ये वाला कोण। तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे, या जो तीसरा बाइसेक्टर आएगा वो भी यहाँ पर आएगा इस बिंदु पर। तो इस बिंदु में एक खासियत होती है कि ये जो कोण बना रहा है अंदर इस त्रिभुज के अंदर, इसका और इस तीसरे कोण का सीधा संबंध होता है एक, और वो क्या होता है कि कोण BDC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण A का आधा। 90 डिग्री, कोण A है 38, 38 का आधा हो जाएगा 19, तो 109 डिग्री ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से है कि 318 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो ट्रेन की लंबाई है, गति भी है। 282 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो समय ज्ञात करना है। समय बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, या चाल को इधर ले आए तो समय और चाल की गुणा हो जाएगी। चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी दूरियां हैं ये मीटर में है। तो इसको भी हमें जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, गुणा समय, टाइम हम ज्ञात कर सकते हैं। जो ज्ञात करना है दूरी क्या है, तो प्लेटफॉर्म है 282 मीटर लंबा, तो प्लेटफॉर्म को पार करना है केवल। लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करने में जैसे इतना प्लेटफॉर्म है, ये है 282 मीटर लंबा। अब जो ट्रेन इसको पार करेगी, जैसे इसको पार करेगी, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पार नहीं होगा। प्लेटफॉर्म पार कब होगा, जब पूरी रेलगाड़ी इसके ऊपर से गुजर जाएगी। तो रेलगाड़ी कुछ आगे तक चली जाएगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई भी इसमें काउंट होगी। यानी रेलगाड़ी केवल प्लेटफॉर्म को कभी भी पार नहीं करती है, अपनी खुद की दूरी भी उसे तय करनी पड़ती है। तो 318 ये ऐड हो जाएगा। तो 18 5 60, 25 T बराबर, इन दोनों का सम हो जाएगा 300 और 500, और ये 600 हो जाएगा। तो टाइम कितना आएगा 600/25, तो 24 सेकंड ये इसका आंसर होगा।